स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शाह और आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी सोशल साइंस सिविक्स की चैप्टर 1 ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सोसाइटी में जो लड़के और लड़कियां होते हैं तो उन सब में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता है। तो हमारे सोसाइटी ही हम लोगों के बिहेवियर को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत फोर्स करते हैं कि अगर लड़के हो तो लड़कों का अलग बिहेवियर होना चाहिए, लड़कियां हैं तो लड़कियों का अलग बिहेवियर होगा। तो वी ऑफन ग्रो up thinking that thus the thing are exactly same everywhere, और लड़के और लड़कियों का जो भेदभाव होता है हमारे समाज में हर जगह दिखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी सीरियस एक मुद्दा है कि एक लड़के और लड़कियों में इतनी ज़्यादा भेदभाव हो रहा है ना। वी लर्न द मोस्ट सोसाइटी वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली, और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी सोसाइटी में मैन और वुमेन के साथ जो भी ट्रीट होता है ना वो काफ़ी डिफरेंट होता है। और रोल ऑफ वुमेन प्ले एंड वर्क दे डू आर यूजली वैल्यूड लेस देन द रोल ऑफ मैन। यानी अगर एक सेम काम लड़के कर रहे हैं तो उसका वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन अगर वही सेम काम एक लड़की कर रही है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, अब हम इधर पढ़ते हैं ग्रोइंग अप समाओ इन द 1920s। समाओ एक आइसलैंड है, वो कहाँ है? पैसिफिक ओशियन के साउथ वाले पोर्शन में बहुत छोटे छोटे ना आइसलैंड होते हैं, और उस आइसलैंड में एक आइसलैंड का नाम समाओ आइसलैंड था। तो 1920s की बात है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, वहाँ पे रिसर्च करने पे पाया गया कि वहाँ पे बच्चे ना स्कूल जाते ही नहीं हैं, वो घर पे ही रहते हैं और घर के ही सारे काम करते हैं। बच्चों को कैसे संभाला जाए, ठीक है, ये सब काम करते हैं। फिशिंग वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी माना जाता है। जो भी छोटे यंग पीपल होते हैं देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक अ लॉन्ग फिशिंग एक्सपेंडिचर, यानी कि किस तरह से फिशिंग को किया जाए। ठीक है, उसके भी बहुत सारे टेक्निक सीखते थे, और ये काफ़ी चाइल्डहुड से ही वो लोग सीखना स्टार्ट कर देते थे। और वहाँ पे ना ऐसा था कि जो बच्चे लोग चलना स्टार्ट कर देते थे, अगर हार्डली जैसे ही बच्ची चलना स्टार्ट कर दे तो उसके मम्मी और उसके जो जो भी एडल्ट लोग हैं ना उस बच्चे को देख रेख करना छोड़ देते थे। ओल्डर चिल्ड्रन और जो बड़े बच्चे हैं जिसके एज 5 years हो जाते हैं, वही इन छोटे छोटे बच्चे लोग का टेक केयर करते हैं। मतलब वो आप सोचो ज़रा कि 5 साल का बच्चा में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दिया जाता है, वो लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बच्चे बन जाते हैं। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो जितने भी लड़के लड़कियां सब अपने यंगर सिबलिंग यानी यंगर भाई बहनों का देख रेख करते हैं, लेकिन उसके मम्मी पापा जो रहते हैं ना वो ये सब काम नहीं करते हैं। और जैसे ही अगर लड़का हो तो जैसे ही उसका एज 9 year का हुआ, 9 साल का होने के बाद ही वो लोग ना बाहर में जॉब ढूंढने के लिए निकल जाते थे। और उन लोगों का क्या जॉब रहता था? फिशिंग करना, प्लांटिंग कोकोनट्स को किस तरह से प्लांटिंग किया जाए, और गर्ल्स लोग कंटिन्यू छोटे बच्चों लोग का देख रेख करती थी। ठीक है, लेकिन गर्ल्स जैसे टीनेजर हो जाते थे ना, टीनेजर यानी जैसे 13 एज के हो जाते थे या 14 एज के हो जाते थे, तब वो लोग को ज़्यादा फ्रीडम मिलता था। और 14 एज में ही लड़कियां लोग बाहर निकल जाती थी, निकल के फिशिंग ट्रिप में चले जाते थे, मछली पकड़ना, फिर प्लांटेशन करना, बास्केट को वीव करना, अब और अपने घर में स्पेशल कुकिंग करना। ठीक है, और जितने भी सारे बच्चे लोग हैं उसका देख रेख करना, यही था काम। अब हम पढ़ते हैं ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश 1960। तो 1960 की बात है। मध्य प्रदेश में लड़के लोगों को कैसे वैल्यू किया जाता है उसमें अब हम पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि लड़के और लड़कियां 5 क्लास तक एक साथ पढ़ा करते थे। ठीक है, 5 स्टैंडर्ड तक एक साथ पढ़ा करते थे, उनका एक ही स्कूल हुआ करता था। लेकिन जैसे ही वो लोग 6 क्लास में जाते थे तो उन दोनों का अलग सेपरेट स्कूल हो जाया करता था। और सबसे बड़ी बात है कि उन लोग का जो खेलने का जगह हुआ करता था ना वो काफी लड़कों से काफी डिफरेंट
लड़कियों का हुआ करता था, क्योंकि लड़कियों का जहाँ स्कूल हुआ करता था वहाँ पे जो कोर्ट यार्ड होता था ना, जो भी बाउंड्री या फिर खेलने का जो स्पेस होता था, वो काफ़ी छोटा हुआ रहता, बहुत छोटा रहता था और बाउंड्री किया हुआ रहता था ताकि बाहर से कोई कांटेक्ट ना कर पाए। लेकिन अगर लड़कों का बात करें तो लड़कों लोगों का जो स्कूल हुआ करता था वो काफ़ी बड़ा प्लेग्राउंड हुआ करता था, मतलब वो स्कूल से ना काफ़ी बड़ा बिग स्पेस अटैच्ड किया हुआ रहता था, जिसमें कि लड़के लोगों को एकदम खुले अच्छे से खेलने के का मौका मिल जाता था। लेकिन लड़कियों का ऐसा नहीं हुआ करता था। और एक किधर बताया गया है कि एवरी इवनिंग जब भी शाम के समय स्कूल छुट्टी होता था ना, तो 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 सारे लड़के लोग जब जाते थे तो वो लोग देखते थे कि लड़कियां लोग एक साथ ग्रुप बना के जा रही हैं, एक पतली से नैरो स्ट्रीट में ग्रुप बना के जा रही हैं। उन वो लोग अकेले चलते भी नहीं थे, मतलब लड़कियां लोग अकेले चलते भी नहीं थे। और लड़के लोग यहाँ वहाँ जहाँ मन करे वहाँ पे रुको, वहाँ पे खेलो, ठीक है, वहाँ पे अपने बाईसाइकिल साइकिल से चलाओ, ठीक है। लेकिन लड़कियों के लिए सिर्फ एक स्ट्रीट बना हुआ रहता था, जो कि वो स्कूल से डायरेक्ट घर ही जाए, वो कहीं इधर उधर नहीं जा सकती थी। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप, और वो अपने ग्रुप में रहती थी क्योंकि उसे अकेले चलने में डर लगता था कि कहीं उसे कोई टीज ना करे और कोई अटैक ना कर दे। तो ये जो एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला कि लड़कियों लड़कियों में कितना डिफ्रेंशिएट हो रहा है, बचपन से ही होता है। वी ऑल्सो रियलाइज हमारी सोसाइटी में लड़कियों लड़कियों को ना काफ़ी वेरी यंग एज से ही अलग किया जाता है। जैसे एक छोटे बच्चे जब बॉन्ड लेते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, ठीक है ना, तो जब लड़के बॉन्ड लेते हैं तो उसके हाथों में क्या खेल देते हैं, कौन सा टॉयज देते हैं, कार दे देते हैं कि लो बेटा खेलो। लेकिन अगर बेटी जन्म ले तो उसको डॉल दे देते हैं। तो दोनों फन है, दोनों लड़के लड़कियां टॉय से तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन पेरेंट्स लोग क्या कर रहे हैं, बचपन से ही उन लोगों में भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है कि लड़कियों को भी कार दिया जाए खेलने को और लड़के को भी डॉल दिया जाए। तो ये क्या होता है ना, शुरू से ही हम लोग को सिखा दिया जाता है हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस्ड, और लड़कियों को कैसा कपड़ा पहनना चाहिए। लड़कियों के लिए एक स्पेशल गेम होता है, वही खेलना चाहिए। लड़कियों को सॉफ्ट आवाज में बात करना चाहिए। तो ये लड़कियों को सिखाना शुरू हो जाता है, लेकिन लड़के लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं। और पढ़ाई के भी मामले में ऐसा देखा जाता है कि लड़कों को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है इन मोस्ट सोसाइटी इंक्लूडिंग आवर ओन। मतलब बहुत सारे सोसाइटीज़ में ऐसा देखा जाता है, इंक्लूडिंग हमारे हमारे सोसाइटी में भी देखा जाए कि अगर लड़के काम कर रहे हैं और लड़कियां काम कर रही हैं तो दोनों में बहुत ही भेदभाव होने लगता है, इनइक्वलिटी होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी बताया जा रहा है कि दो औरतें रहती हैं, तो वो दोनों औरतें ना अलग अलग काम करती हैं। एक हाउसवाइफ रहती है, यानी वो डोमेस्टिक काम करती है, और एक वाइफ होती है वो बाहर जॉब करने जा रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों में बहुत ही भेदभाव होता है कि हमारा सोसाइटी बताता है कि जो औरतें बाहर काम करने जाते हैं वो वो काफी अच्छे हैं, लेकिन जो घर में काम करते हैं ना, उन हमारे सोसाइटी के हिसाब से वो काम को वैल्यू दिया ही नहीं जाता है। तो वैल्यूइंग हाउस वर्क, यानी हरमीत के फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वाज रियल वर्क। यानी हरमीत के फैमिली वाले लोग ये नहीं सोचते हैं, ये नहीं सोच रहे, मतलब यहाँ पे इस स्टोरी में ना दो बच्चे के कहानी के, दो फैमिली के बारे में बताया जा रहा है, हरमीत के और जसप्रीत के फैमिली के बारे में। तो हरमीत के फैमिली ये नहीं सोचते हैं कि जसप्रीत के घर में जो लेडी है ना वो बाहर काम करने सॉरी अपने घर में जो काम कर रही है वो रियल वर्क है, यानी डोमेस्टिक वर्क को वैल्यू दिया ही नहीं जाता है। ये यूनिक जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ इन लोग के फैमिली में नहीं है, बल्कि हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि घर की अगर महिला वो केयर गिविंग का काम करती है। घर की महिला क्या करती है, बड़े बुजुर्ग है या इल वाले या सिक मेंबर है, उन सब का देख रेख करती है, बच्चों का भी ध्यान रखती है। द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम, यानी जो भी औरतें घर पे काम करती हैं उस काम को डिवैल्यू किया जाता है, उस काम को तो काम समझा ही नहीं जाता, ठीक है। लाइफ्स लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। अब देखो डोमेस्टिक वर्कर का क्या लाइफ्स है, हम
हम ऊपर वाले स्टोरी से ये समझ पाए कि हरमीत की जो मम्मी थी वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क। देखो, हाउस वर्क करने वाली सिर्फ एक ही महिला नहीं है, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे महिला है। अ लॉट ऑफ वर्क वॉज डन बाई मंगला, मतलब मंगला जो है ना वो ना डोमेस्टिक हेल्पर थी। ठीक है, मंगला जो थी डोमेस्टिक हेल्पर थी, तो वो हर घर में, हर सिटीज टाउन में डोमेस्टिक वर्क किया करती थी। तो वो फिर घर में जो काम करने वाले और नौकर आते हैं, मेड आते हैं, तो वो बहुत सारे काम करते हैं, जैसे स्वीपिंग करते हैं, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ, डिशेस, है ना, कुकिंग, ये सबको देख रेख करते हैं। तो ये डोमेस्टिक वर्कर्स जो हाउस वाइफ होती है उन लोग का भी तो यही काम होता है। ठीक है, समटाइम इवन यंग बॉयज और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड, यानी क्या होता है ना कि यंग बॉयज और गर्ल्स वो काम करते हैं, और उन लोगों को ना बहुत ही कम मिलता है, बहुत कम वेजेस मिलता है। जैसे घर में अगर कोई काम करना है तो उसको वैल्यू तो किया जाता नहीं है, उन नौकरों को कम सैलरी भी दिया जाता है। हाँ, जबकि इसमें बता रहा है कि जो घर में काम करने आते हैं वो सुबह 5 बजे से शुरू करते हैं, रात का 12 बजे तक वो लोग काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्टोरी बता रहा है मेलानी का। तो मेलानी एक डोमेस्टिक वर्कर होती है। तो वो कहती है कि मैं दिल्ली में काम करती हूँ, मेरा फर्स्ट जॉब बहुत ही अमीर घर में मैं करती थी, जिसके 3 स्टोरेज हाउस था, मतलब 3 तला घर था, 3 मंजिला घर था, और वहाँ के लोग काफ़ी स्ट्रेंज थे। मैं हमेशा किचन में काम करती थी, और मेरे साथ और भी 2 लड़की थी, और वो हमेशा क्लीनिंग का काम करती थी। मैं रोज़ सुबह को 5 बजे उठती थी, ब्रेकफास्ट तैयार कर देती थी उन सब के लिए, कप ऑफ टी और ड्राई रोटीज भी मैं तैयार कर देती थी। आई कुक द फूड द 2 अदर गर्ल वुड बेक, यानी मैं जो भी खाना बनाती थी ना, मेरे साथ जो भी दो और लड़की थी वो ना मुझसे रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ एक्स्ट्रा रोटी बनाना और मुझे सीक्रेटली मुझे दे देना, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगता है। और इवन उसका क्या है ना कि उस जिस घर में काम करती थी उस घर में जो मकान मालकिन थी वो हमेशा जोर जोर से चिल्लाकर उससे मतलब काफ़ी बहुत साउट करते थे और हमेशा चिल्लाया करती थी। इवन विंटर के समय वो लोग चप्पल भी नहीं पहनते थे, चप्पल पहना भी उन लोग को लिए बहुत मना था। ठीक है, तो इस तरह का ट्रीट किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें किसी गांव गांव में, तो गांव की लड़कियां लोग तो और भी ज़्यादा काम करती हैं, जैसे पानी का कलेक्शन, यानी वेल जब होता है ना तो वेल से पानी कलेक्ट करती है, मतलब फेच वाटर करती है, और हेवी लोड्स ऑफ फायर वुड कलेक्ट करती है, लकड़ियाँ कलेक्ट करती है जिससे आग जला पाए, वॉशिंग क्लॉथिंग क्लीनिंग स्वीपिंग ये सब करती है, लोड्स को भी डालती है, लिफ्टिंग करती है, कैरिंग करती है, इतने सारे फिजिकली काम करते हैं। अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग, और एक अलग तरह का काम होता है वो केयर गिविंग, कि अगर किसी के घर में कोई बीमार है तो उसको केयर टेकिंग करो। ठीक है, तो इस तरह का काम होता है। वर्क, वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, तो देखो क्या है कि एज वी सीन द लो वैल्यू अटैच्ड, कि हम देखे हैं कि जो भी औरतें हाउस होल्ड का काम करती है या केयर गिविंग का काम करती है ना, तो उन लोग को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो ये हमारे हमारे वर्ल्ड में ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है कि मैन और वुमेन में इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो लॉ जो बना है इसमें यही बताया जाता है कि मेल एंड फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए उसके सेक्सेस के बीच में, यानी उसका जेंडर, या चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन दोनों के बीच में बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इट रिकॉग्नाइज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस होल्ड फॉल ऑन वुमेन्स एंड गर्ल्स, यानी बर्डन जो होता है ना कि घर का भी काम करो, घर के लोगों का देख रेख करो, ये काफ़ी बर्डन हो जाता है। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो, ये आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी का पिक्चर है जहाँ पे सारे बच्चे लोग आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो दिस नेचुरली, तो ये लड़कियों के लिए स्कूल बना रहता है। यहाँ पे अगर वुमेन्स लोग ना कहीं बाहर काम करने के लिए जाती है तो उसके बच्चे लोगों को कौन टेक केयर करेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी यानी चाइल्ड केयर सेंटर बहुत सारे कंट्री के विलेजेस में खोल दिए हैं। ठीक है, तो इसका क्या क्या काम है, क्रेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये क्रेज फैसिलिटीज क्या है कि अगर वुमेन बाहर काम करने जा रही है तो उसके एब्सेंट में बच्चे का केयर करने के लिए
स्कूल खुले रहते हैं। और इसमें जो महिलाएं होते हैं ना, 30 वुमेन्स लोग रहते हैं, लड़के नहीं रहते हैं, लड़कियां ही रहती हैं जो बच्चों लोग को संभालते हैं। ये गवर्नमेंट ने खुद ही सेटअप किया है। तो यही था हमारा चैप्टर। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।